नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट। वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट टाइम पर जो सीटेट 2024 एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है। आज जो हम लेकर आए हैं सीटेट पर, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एक एग्ज़ाम पर आ चुका है, जो 21 जनवरी 2022 को हुआ था। उसी पर एक प्रैक्टिस सेट है। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है पहला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के विकास पर जैसे डेवलपमेंट होता है तो शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। और आर पर क्या कह रहा है? तर्क। दूसरा क्या कह रहा है? यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बात सही कह रहा है कि शुरुआती कुछ वर्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो ये जो तर्क आ रहा है ये पूरी तर्क सही है। और जो डिपेंड की बात होती है तो बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। वो जो तर्क आ रहा है वो एक ही क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम अपने ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर हम ए पर ही लगाएंगे क्योंकि ए ही क्या है यहाँ पर सही है, जो कि ए क्या है सही हो गया। और ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? परिवार और स्कूल सामाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर सामाजीकरण के संदर्भ की बात कर रहा है कि कौन सा कथन सामाजीकरण के विषय में सही है। तो परिवार और स्कूल सामाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि परिवार भी एक मुख्य योगदान देता है, प्रमुख योगदान देता है कि बच्चा परिवार से बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है, स्कूल से सीखता है, लेकिन इसके पीछे मीडिया का भी हाथ है। मीडिया से भी सीखता है और सहपाठी जो दोस्त हो गए, ग्रुप में खेलता है, पढ़ता है ग्रुप के साथ, और अन्य संस्थान, कोचिंग संस्थान हो गए और जो धार्मिक स्थल हो गए, वहाँ से भी बच्चा मतलब कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कई जगह कई क्षेत्रों से सीखता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लग रहा है। बी क्या कह रहा है? स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान। अब यहाँ पर इन्होंने केवल स्कूल की भूमिका निभाई, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परिवार भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ऑप्शन सी क्या है? सी क्यों नहीं होगा? यहाँ पर जो कह रहा है कि मीडिया बच्चों के सामाजिकरण, यहाँ पर केवल मीडिया की महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं। अब यहाँ पर एक निगेटिव बात बोल दी इन्होंने कि मीडिया तो है ही नहीं। तो ये तो अब मीडिया भी होता है, बट यहाँ पर सी वाला भी गलत रहेगा। डी क्यों गलत है? बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका, अब यहाँ पर फिर नहीं की बात कर रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं के अकॉर्डिंग ही बहुत बच्चा धर्म के विषय में बहुत सी चीज़ें सीखता है। जो संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं वो धार्मिक संस्थाओं से ही आते हैं और परिवार से भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं कि कैसा वातावरण बनाया जाए कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहाँ कैसा होना चाहिए? ऑप्शन बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। ये तो बात सही है कि बच्चे के क्या होना, भावनात्मक जो उसके भाव वगैरह जो बच्चे होता है उसको समझना चाहिए सामने वालों को, ताकि बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहे, वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखें, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक उद्देश्य की बात कर रहा है कि तुम्हारी उपलब्धि क्या, केवल बस उद्देश्य का ध्यान दो और निगेटिव और पॉजिटिव और उससे मतलब नहीं। और परीक्षा की बात यहाँ पर बोल रहा है कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। यहाँ पर एग्जाम की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन यहाँ से भी उद्देश्य और परीक्षा दोनों वजह से, दो शब्द की वजह से ये ऑप्शन भी नहीं लगाएंगे हम लोग। सी नंबर क्यों नहीं लगाएंगे? अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, सक्रिय अनुसरण करते हैं, निष्क्रिय नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा।
डी क्यों नहीं होगा? विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों से केवल पढ़ने की अपेक्षा की जाए, परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा नहीं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात होती है, यहाँ पर लर्निंग वगैरह की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर लर्न फॉर एग्ज़ाम की बात हो रही है, यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है, तो बच्चे को लर्न वाले में हमें टिक लगाना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 पर क्या कह रहा है? एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D मतलब 3 डायमेंशन मॉडल दिखाया जाता है। जैसे 3 डायमेंशन कैसे मॉडल होते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई घन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड घनाभ हो गया, सिलेंडर हो गया मतलब बेलन हो गया, कोन शंख हो गया, मतलब कि जिनमें 3 डायमेंशन होती है, ऐसे फिगर दिखाए गए। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देखता है, मतलब दूर स्थान से कहीं देख रहा है, क्लास के किसी कोने पर दूर जगह पर बैठा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। कि जो दूर स्थित बच्चा है उससे बोला गया कि ठीक है तुम्हें आकृति दिख रही है, उसने बोला कि हाँ अब बनाओ इसकी आकृति, तो वो सही तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि बच्चा ऑलरेडी दूर बैठा है, उसको 3D थोड़ा नहीं समझ में आ रहा कि। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है? तो इस सिचुएशन पर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में बोलेंगे यहाँ पर आत्म केंद्रिता दर्शाती है। ऑप्शन यहाँ पर आत्म केंद्रिता पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आत्म केंद्रिता लिखा है, जीववाद लिखा है और वस्तु स्थायित्व लिखा है और परिकल्पनात्मक चिंतन लिखा है। तो हम लोग ऑप्शन ए पर लगाएंगे आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता का मतलब होता क्या है? आत्म केंद्रिता का मतलब होता है कि जीन पियाजे के अनुसार कि आत्म केंद्रिता में बच्चा सब कुछ अपने दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विश्वास रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसी सोचती है। मतलब बच्चा ये सोचता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही पूरी दुनिया सोच रहा है। तो बच्चा मतलब अपने आप को स्पेशल मानता है कि हम सही हैं, चारों तरफ से हम सही हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही। ये आत्म केंद्रितता की बात हो रही है। आत्म केंद्रितता का मतलब ये हुआ। अतः बच्चा ये भी समझने में सक्षम नहीं होता कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है। मतलब बच्चे के अंदर ये समझ नहीं होती कि नहीं कोई सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन को चेंज भी किया जा सकता है, ये बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चा ये समझता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सभी लोग समझते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से। तो जीन पियाजे ये कहते हैं कि क्या प्रतिपादित किया कि बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है वयस्कों से भिन्न होती है। और वो भी भिन्न किस टाइप की होती है? गुणात्मक रूप से होती है। भिन्न तो होती है बट किस टाइप में होती है? वो गुणात्मक रूप से होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि ए बोल रहा है कि भिन्न नहीं होती, ये तो पूरी की तरह गलत है। बी कह रहा है कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये सही है। सी कह रहा है मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक में नहीं टिक लगाना हमें लगाना है गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। मतलब कि यहाँ पर सोचने की समझने की क्षमता होती है उसके कई डायरेक्शन होते हैं, कोई एक ही एम नहीं होता सभी को एक सोचने का। कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ सोचता है उसके कई माध्यम होते हैं, कई दिशाओं में सोचता है एक साथ, इसलिए यहाँ पर गुणात्मक रूप से होता है। तो जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की जो सोचने की प्रक्रिया होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं? बालिका, यहाँ पर बालिका होना चाहिए, स्वयं से क्या कर सकती है, ऐसा क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। मतलब बच्ची कोई है वो सोच रही है कि स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेओ वाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप से संबोधित किया? तो लेओ वाइगोस्की के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ये, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि कोई बच्चा स्वयं से क्वेश्चन करता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई भी काम कैसे कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि कोई सिचुएशन बच्चे के अंदर होती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा जो सॉल्यूशन खुद से ढूंढता है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग को टिक मारना है वहाँ पर लगाना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात होती है। वहाँ पर जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ZPDG से बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित होती है? ठीक दोस्तों, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित होती है। अब बात करते हैं कि पारस्परिक
अध्यापन क्या होता है? पारस्परिक अध्यापन मतलब होता है जब एक टीचर स्टूडेंट को बुला करके बोर्ड के पास बुलाता है और बच्चे से बोलता है कि ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अब तुम समझाओ। मतलब वहाँ पर एक बच्चा टीचर का रोल करता है और सारे बच्चों को अपने शब्दों में समझाता है। मतलब वहाँ पर क्या हुआ? पारस्परिक अध्यापन हुआ। ठीक दोस्तों, वहाँ पर एक बच्चा खुद एक टीचर के जैसे बिहेव कर रहा है, एक टीचर का उसे रोल दिया गया है और जब वो टीचर के जैसे रोल करता है तो उसको बहुत सी चीज़ें एक मतलब अनुभव होता है कि हाँ, जब कोई टीचर के पद पर होता है तो वहाँ पर कौन कौन सी सिचुएशन बनती हैं, वो एक मतलब एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है उसके अंदर, अनुभव प्राप्त करता है बच्चा। ठीक है दोस्तों, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। व्यवहारिक सिद्धांत नहीं, व्यवहारवादी कोई सिद्धांत यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ अधिगम की सूचना संप्रेषण से ऐसा कुछ नहीं है, और हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि ऐसा भी कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि हाइंज दुविधा, क्या कह रहा है? हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना ही गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? अब यहाँ पर रूही किस स्तर पर है, किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि मतलब रूही खुद कह रही है कि दवाई की चोरी नहीं करना है, चोरी करना ही गलत है। तो कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सा है, किस स्तर पर है? तो यहाँ पर पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनय, यहाँ पर दंड आज्ञापालक मतलब कि किसी की कहना नहीं मानो तो दंड मिलेगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं, यहाँ पर एक पनिशमेंट सभी के लिए लागू है क्योंकि दवाई चोरी करना ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। बी क्या है? पूर्व पारंपरिक, ये कोई परंपरा की बात नहीं हो रही कि चोरी करना ही परंपरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, यहाँ पर स्व पुरस्कार प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा कि तीसरे क्या है? पारंपरिक, ठीक है, और कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, हाँ ये कानून व्यवस्था के ऊपर डिपेंड है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पारंपरिक कानून व्यवस्था। हाँ, यदि आप चोरी करोगे तो जेल में डाले जा सकते हो, पुलिस पकड़ेगी, तो ऐसी कानून व्यवस्था बनी हुई है, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग सी पर यहाँ पर लगाएंगे। कभी कोई चोरी वाली बात हो जाती है, कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं चोरी, बोल रहा है कि चोरी करना ही गलत है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण पर लगाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर जो 9 कह रहा है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ये क्या बोल रहा है? जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता। अब हावर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती क्या है? जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है वो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, उसके स्वभाव को जांचना परखना, प्रोत्साहन, उसकी नीयत को पहचान जाना। ऐसे गुण यदि आपके अंदर हैं, ठीक, तो ऐसे गुण यदि अंदर है तो आपके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, उसके भाव पकड़ लेना, उसके स्वभाव के विषय में समझ लेना, उसकी नीयत पहचान लेना तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। किस रूप में टिक करेंगे कि यहाँ पर हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो 10 पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश एंड डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों का मूल्यांकन जो 2020 के अकॉर्डिंग है, जो बनाई गई है, वो क्या होती है, किस प्रकार से मूल्यांकन होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात हो रही है कि स्वयं आकलन, मतलब बच्चा खुद एक
टीचर के जैसे रोल करे, स्वयं आकलन करे, मतलब कि एक जांच स्वयं कर, ऐसे डेवलपमेंट बच्चों के अंदर डालो कि बच्चा खुद अपनी कैपेबिलिटी जांच कर सकता है। ठीक, स्व आकलन होना चाहिए। और समूह पर कार्य की बात हो रही है यहाँ पर। जो 2020 की नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो बच्चों के मूल्यांकन के लिए है, वो समूह कार्य और स्व आकलन के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक करते हैं। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक ने क्या कि सभी प्रकार से मूल्यांकन कर लिया। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला नंबर ए, प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए। केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए। तो ये यहाँ पर गलत है। ऐसा प्रेजेंट टाइम पर नहीं है कि प्रश्न के उत्तर को ही केवल हम देखें बच्चे ने केवल उत्तर सही दिया कि नहीं, उसका टॉपिक भी हम लोग देखेंगे, उसने हाँ किस क्षेत्र पर आंसर दिया है, स्टेप बाय स्टेप की जो बात होती है। तो यहाँ पर केवल सही उत्तर की बात, जैसे मान लो मैथ का क्वेश्चन बच्चे ने लगाया, उसका आंसर गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 में से, मान लो क्वेश्चन 10 करा होगा, हम 10 नंबर नहीं देंगे, तो उसको 5-6 नंबर देना हम लोग का काम बनता है, क्योंकि स्टेप चेक करेंगे। स्टेप में से यदि उसने सही किया है तो हम नंबर देंगे, बट उसका आंसर यदि गलत है तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरा नंबर नहीं काटते हैं। तो यही पर यहाँ इसी बात की बात कर रहा है कि प्रश्नोत्तर में केवल सही उत्तर के आधार पर प्राप्त अंक पर विचार करना, ये ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं है। समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं कहता है। बी क्या कह रहा है? केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर नहीं, यहाँ पर केवल त्रुटियों पर विचार करना, ये भी नहीं है, क्योंकि केवल बच्चों की केवल त्रुटि बस दे गए, नहीं। ठीक दोस्तों, आगे सी नंबर क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त, मतलब विद्यार्थी ने क्या सीखा है, सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया, मतलब बच्चे ने जो सीखा है, ठीक, अब सीखने के बाद वो क्या क्या आउटकम कर रहा है, बच्चा क्या क्या उत्पाद कर रहा है और उसका प्रोसेस कैसा है। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करें। तो हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन से? सी पर हम लोग सही करेंगे, टिक मारेंगे। क्यों टिक मारेंगे? क्योंकि बच्चे ने जो सीखा है और सीखने से जो उसको, अब उसके अंदर जो भी नॉलेज है वो प्रदर्शित कर रहा है, वो उत्पाद कर रहा है, आउटकम निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, और प्रक्रिया जो प्रोसेस पर विचार करेंगे कि उसके स्टेप सही हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीबीएसई और यूपी बोर्ड में चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम सी पर टिक लगाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है अधिकांश यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि एक लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से ये सब चीज़ें लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ इसकी देखभाल एक लड़की ही करे, मतलब कि बहन ही करेगी। यह डैश का उदाहरण है। ये एक प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता की बात होती है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग किस में टिक मारेंगे? जेंडर के साथ साथ उसमें रूढ़िवादिता याद रखना है आपको। यहाँ पर जैसे ही रूढ़िवादिता शब्द आएगा तो हम लोग उसी पर टिक लगाएंगे, जेंडर रूढ़िवाद। ऐसे तो जेंडर साथ वो कई शब्द जोड़ के देगा, जैसे निष्पक्षता, समानता, प्रासंगिकता। तो ऐसा नहीं करना, हमें रूढ़िवादिता याद रखना है कि रूढ़िवादी जब भी शब्द आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पर भाई, मतलब लड़के और लड़कियों पर, यहाँ पर लड़के और लड़कियों पर कंपेयर करके लड़कियों को ऐसा नहीं करना, लड़कों को ऐसा करना, तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात होती है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल। हाँ, ये विशेषता होती है एक डेवलपमेंट एजुकेशन की। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। दूसरा, रट कर याद करना। यहाँ पर रटने वाली चीज़ खत्म, रटना वाला शब्द जब भी है हमें क्रॉस लगा देना है। ये विशेषता नहीं होती कहीं पर भी, किसी की भी चीज़ की विशेषता यहाँ नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर यही टिक हम लोग भी मार देंगे, हाँ ये विशेषता नहीं है। ए नंबर विशेषता है। सी नंबर सहयोगी शिक्षण पर। हाँ सही बात है कि समूह पर बच्चे कार्य करें, दूसरों से सीखें और अपना ज्ञान दूसरों को दे, दूसरे से अपना ज्ञान बढ़ाएं। डी नंबर क्या है? जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। सही है कि जब तक बच्चा मतलब बच्चा क्या है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक
क्या करता है, जीवन पर्यंत कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करता रहता है, तो यहाँ पर जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर जो 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इज़ करेक्ट फ्रॉम अ वाइगोस्की पर्सपेक्टिव। तो भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है। तो यहाँ पर भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है या इसके अकॉर्डिंग होता है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। यहाँ पर कह रहा है उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करता है। भाषा क्या करता है, सुसाधित, मतलब भाषा क्या करता है, उसको सुधारने के प्रयास, मतलब कि एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहन करेगा, हेल्प करेगा। तो एक लैंग्वेज की बात हो रही है कि उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा ही सुसाधित करती है। सही बात है। यदि भाषा उसी जो बच्चा जो जिस भाषा पर होता है, यदि उस बच्चे को उसी मातृभाषा पर हम लोग कुछ समझाते हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, मतलब मानसिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। मतलब ये भी हुआ कि वो कोई भी क्रिया करेगा तो वो समझ में उसको आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। अब तो यहाँ पर भाषा और संज्ञान के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन, तो भाषा संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से है, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही हम लोग टिक मारेंगे। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा क्या करती है, सुसाधित करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। तो एक शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है कि अपने से बड़े या समुदाय के अन्य सदस्यों से कोई कम्युनिकेशन करे और विरासत के बारे में सीखे। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणाओं को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। तो हाँ, ये सही है कि बच्चा क्या करेगा, जो समुदाय से ज्ञान प्राप्त होता है उसकी महत्व को पहचानना सीख जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो बच्चे के अंदर एक अनुभव जागृत होगा। दूसरा क्या है, यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है। हाँ, ये विश्वास बच्चे के अंदर आएगा कि जो हम लोग जो बेसिक नॉलेज है वो हम समाज से बहुत से कुछ सीखते हैं, विश्वास हो जाएगा बच्चे को, और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। और बच्चा क्या करेगा, समाज से भी एक संबंध बनाकर रखेगा कि हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यालय में नहीं सिखाई जाती, बट वो समाज हमें देता है, समाज से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या करा है, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। अब जो विद्यालय में बच्चे ने जो ज्ञान अर्जित किया है और जो स्थानीय ज्ञान जो मतलब समाज से सीखता है, घर पर सीखता है, उन दोनों के बीच वो क्या करेगा, सामंजस्य करे, मतलब कि एक दूसरे से संबंध बनाएगा कि हाँ, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ज्ञान का। तो ये बच्चा इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझेगा कि हाँ, अरे ऐसी चीज़ तो हमें स्कूल में बताई गई, वो आप भी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह बच्चा क्या करता है कि दोनों का एक संबंध रिलेशन बनाता है कि नहीं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने समाज से सीखा और कुछ चीज़ें हम लोगों को विद्यालय से प्राप्त हुई। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक, चौथा क्या कह रहा है, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो विद्यालय में हमें ज्ञान मिलता है उसको हम समाज के ज्ञान से ज़्यादा महत्व दें, ऐसा कुछ नहीं। यदि प्रेजेंट टाइम पर आप ही हैं, जो किताब के अंदर का ज्ञान है, यदि उसके अकॉर्डिंग केवल जो तुमने विद्यालय में सीखा है, क्या आप समाज में किसी से बात कर पाओगे? नहीं। समाज से बात करने के लिए सामाजिक नॉलेज होना चाहिए, जो समाज में चलता है कि आप किस माहौल पर रह रहे हैं, तो उस माहौल की जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, समाज के प्रति नॉलेज होना चाहिए, वो जो कि समाज से ही मिलता है, वो विद्यालय से ज़रूरी नहीं कि हमें मिले। तो विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि जो जीवन जीने की जो कला है वो हमें समाज से ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, और स्कूलों में जो सिखाया जाता है, विद्यालय में जो सिखाया जाता है, वो किताबी ज्ञान सिखाया जाता है। बाहर की दुनिया जो हमें सीखने को मिलता है वो समाज से ही मिलता है। तो हम ऑप्शन नंबर 4
जो जीवन जीने की कला है दोस्तों वो हमें समाज ही देता है कि जीवन कैसे जीना है। तो ऑप्शन नंबर हम 4 यहाँ पर रॉन्ग करेंगे, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो चलते हैं कौन कौन सा सही है। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे कि 1 2 और 3 तीनों सही है ऑप्शन, और ये जो 4 है ये गलत है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन था सी था। ओके दोस्तों, 16 कह रहा है कि अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय के संबंध में हम लोग गणित में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है, डिस्प्रॉक्सिया मतलब गति समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, ठीक, और डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मतलब कुछ भी चीज़ कैलकुलेटर के माध्यम से काम करते हैं, ठीक, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्यों, गणित की शब्द है और गणित हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया गुणज वैकल्य, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी यहाँ पर टिक लगाएंगे। और ट्रिक क्या है याद करने का, जैसे कि कैलकुलेटर होता है, कोई भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, कोई गणित में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, गणितीय अधिगम को हम लोग डिसकैलकुलिया ही बोलेंगे, गुणज वैकल्य। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 कह रहा है कि सलमा 5 वर्षीय लड़की है। ठीक दोस्तों, सलमा क्या है, 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया। ये लो, 5 वर्ष की बच्ची बिना बाहरी ज्ञान के, मतलब किसी ने उसको सिखाया नहीं, बट वो सीख गई। इसके अंदर मतलब कि अधिक से अधिक योग्य बच्ची हो गई। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। तो ये जो है बच्ची जो है 5 साल की है, वो भी गिटार बजाना सीख गई, किसी ने बताया भी नहीं, कोई बाहरी निर्देश, मतलब किसी ने उसको डायरेक्शन भी नहीं दिया कि किसको कैसे बजाना है, फिर भी वो सीख गई। इसका मतलब बच्ची क्या है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। और जब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है तो ऐसे ऑप्शन पर हम लोग क्या लगाएंगे कि ये गॉड गिफ्टेड होती है और प्रतिभाशाली बच्ची है। तो हम ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे, ये बच्ची कैसी है, प्रतिभाशाली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर जो 18 कह रहा है कि हार्दिक को कम दिखाई देता है, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। ठीक दोस्तों, कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता। अब जैसे टीचर स्टूडेंट हैं, टीचर को नहीं पता कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम कैसी है, बच्चे को कम दिखाई दे रहा है। तो अब टीचर किन उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे कि हाँ बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये टीचर गौर करेगा बच्चे के प्रति। तो पहला नंबर क्या है कि पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। हाँ, ये एक्टिविटी बच्चा करेगा जब पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, आंख में दिक्कत है, तो बच्चा ऐसी एक्टिविटी पढ़ने के दौरान करेगा कि आंख मिचकाना। दूसरा नंबर, श्याम पट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से न पढ़ना। क्या मतलब, वो पास से पढ़ लेगा? तो श्याम पट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना। अच्छा, इसमें स्पष्ट रूप से पढ़ने की बात कर रहा है। तो जब श्याम पट पर कोई चीज़ लिखी है दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ रहा, तो बच्चे के यहाँ किसका मतलब सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, बारीक मुद्रा वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा कर लेना। जब उसकी आंख में दिक्कत है तो बारीक मुद्रा वाले कार्यपत्र को नहीं पढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है और बी है, बी और सी पर बच्चे की आंख में कोई दिक्कत नहीं है। डी पर क्या कह रहा है कि भौतिक नक्शों को पढ़ना जिनमें सूक्ष्म जानकारी दी गई है। तो भौतिक नक्शों तो बच्चा पढ़ ही ले रहा है, जो छोटे छोटे मैप पर जो लिखे होते हैं कि नक्शे पर जो भी प्लेस के नाम जो होते हैं वो पढ़ रहा बच्चा। तो मतलब कि यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो पहला ऑप्शन है जो पढ़ने के दौरान आँख मिचकाना, बच्चा पढ़ने के दौरान आँख मिचकाएगा, इस पर टीचर ध्यान देगा। मतलब कि अक्सर आँखों को मलता है, देखेगा और मलेगा, आँखें लाल हो जाती हैं उसको पढ़ते पढ़ते, और बच्चा बोरिंग महसूस करेगा। ठीक दोस्तों, और क्या कर सकता है एक्टिविटी, पुस्तक और अन्य वस्तुओं को अपनी आँखों के पास, मतलब जब उसको बोला जाएगा किताब पढ़ो तो किताब को हाथ में उठा करके मतलब फेस की तरफ लाएगा, बहुत नज़दीक से पढ़ेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी टीचर गौर करेगा और टीचर को पता चल जाएगा बच्चे को प्रॉब्लम है देखने पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे
बन सकती है। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में, जो टीचर है अपनी क्लास में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन जाता है, कैसे एक प्रेरक के रूप में काम करेगी। ठीक है दोस्तों, कैसे एक शिक्षिका प्रेरक परिवेश बन सकती है, जो अच्छा डायरेक्शन दे सकती है, किस रूप से क्या एक्टिविटी एक टीचर को करना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है, यह दृढ़ अपेक्षा रख कर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें। यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट, कोई भी एक सख्त नहीं है, बच्चे क्या हो एकदम फ्री हैं। यहाँ पर टीचर बंधा हुआ है, बच्चे एकदम फ्री हैं। तो ये सख्त की वजह से, सख्त पाठ्यचर्या की वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो रहा है। बी क्यों गलत हो रहा है, बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लें। ऐसा नहीं करना हमें, बच्चे से परामर्श करें बिना कोई भी काम करना है तो हमें बच्चे के परामर्श से भी करना पड़ता है। कि बच्चे को मान लो कि प्रेजेंट टाइम पढ़ने का मन नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना है। बच्चे को मैथ पढ़ने का मन कर रहा है तो हम उसकी जगह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर बच्चा ही केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर भी गलत बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन, ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। कह रहा है यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन एक मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो ना। जो मानकीकृत मतलब होता है कि जब क्वेश्चन का आंसर सही होगा तभी हम नंबर देंगे, ये मानक है। तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे की एक्टिविटी क्या क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आकलन करेंगे, कोई एक मानक के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बच्चा केंद्र बिंदु है और उसके सारे एक्टिविटी को हम लोग देख करके ही हम आकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है यहाँ पर। अब ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, ये सही कह रहा है। जैसे मान लो कि पाठ बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो हम अपनी सरल भाषा का यूज करके, सरल शब्दों का यूज करके उसमें समायोजन करके बच्चे को समझाने का हम प्रयत्न करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थी था, उसके अधिगम में कोई दिक्कत हो रही, लर्न करने में उसको दिक्कत हो रहा, तो हम लोग उसको एक ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट मेथड से बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं एक सरल लैंग्वेज पर कि बच्चे को समझ में आए। तो वो ऑप्शन डी कह रहा है कि पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके ही बच्चे को समझाया जा सकता है। एक प्रेरक परिवेश का रूप एक टीचर का काम, टीचर ऐसा काम करेगी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर जो 20 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। समावेशी में सारे सही प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, प्रतिभाशाली भी आ जाते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कथन ए तो गलत है दोस्तों। हम कथन बी पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य कर, यहाँ पर सिर्फ अपूर्णता की बात कर रहा है तो ये भी गलत कथन बोल गया। कथन ए, कथन आर दोनों गलत हैं। तो हम लोग ऑप्शन ए पर, यहाँ पर ए और दोनों सही हैं, ये भी गलत। ऑप्शन बी पर ए और दोनों सही, ए इसकी व्याख्या ये कर रहा है, ये भी गलत। सी, ए सही है, आर गलत, ये भी गलत। हम ऑप्शन डी पर मारेंगे। यहाँ पर जो है ए और आर दोनों कथन जो हैं गलत हैं। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर जो 21 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर परासंज्ञात्मक कौशल होता क्या है। परासंज्ञात्मक होता क्या है कि जब कोई बच्चा होता है उसको कोई प्रॉब्लम दी गई कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के टॉपिक हैं, तो बच्चा उस पर क्या करता है, अपनी ही विधियाँ, जो उसको रूल मालूम है वो अपनी ही विधियों पर, अपनी ही रूल पर एक सोचता विचार करता है। तो इस सिचुएशन पर, मतलब कि इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, वो परासंज्ञात्मक कौशल कहलाता है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कुछ ऐसे नॉलेज हैं जिसका यूज करके बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक दोस्तों, और वो अपने अंदर छिपे हुए
जो नॉलेज है और उसी पर विचार करेगा कि हम जैसे बच्चे को बोला गया कि 2+2 कितना होता है। बच्चे को कुछ बच्चे होते हैं कि गोली बना बना करके उसको ऐड करते हैं, बोल देते हैं 4। कुछ बच्चे लाइन बना बना करके ऐड करते हैं, बोलते हैं 4। ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चे होते हैं कि उंगली का यूज करते हैं और बोलते हैं कि 4 हो गया। तो ये इसमें होता है कि बच्चे के अंदर जो अपनी विधि खुद है, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचता है बच्चा। तो इस पर जो कौशल है एक बच्चे के अंदर, परासंज्ञात्मक कौशल निरूपित होता है। तो हम अब ऑप्शन में चलते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या कह रहा है परासंज्ञात्मक कौशल के विषय में। बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, नहीं, यहाँ पर बिना संलग्नता के कंठस्थीकरण ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरों के व्यवहार की नकल। यहाँ पर बच्चा नकल नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर जो नॉलेज है उसी का यूज कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। हाँ, यहाँ पर बच्चे के अंदर जो थॉट हैं उसी का यूज कर रहा है। ओके दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। चौथा क्या है, बिना किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि। यहाँ पर कोई व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारेंगे। और ये जो सी है वो किस टाइप का कौशल है, परासंज्ञात्मक कौशल है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्या कह रहा है कि एक अध्यापक किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। ओके दोस्तों, एक अध्यापिका है, कोई टॉपिक पढ़ाती है, विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों से बोलती है कि एक मानचित्र बनाओ। क्या, एक संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए बोलती है। कि मान लो कोई किसी एक चैप्टर चल रहा था किसी गांव के विषय में, गांव में तालाब है और बहुत से लोग हैं और गांव की जो वस्तुएं होती हैं जैसे बैलगाड़ी, खेत। तो अब बच्चे से एक मानचित्र बनाने के लिए बोला जा रहा है कि एक मानचित्र जैसे बनाओ। तो यहाँ पर एक बच्चे के प्रति क्या कर रहा है कि कई चीज़ों का अनुभव दिया जा रहा है कि बच्चे अब अपने आप माइंड यूज करके उसको डेवलप करके विचार करेगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, यहाँ पर एक ये भी नॉलेज बच्चे के अंदर जब मानचित्र बनाएगा तो संरचनात्मक मूल्यांकन भी हो जाएगा। यहाँ से संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए टीचर बोलती है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना। ठीक, कि मतलब कि कोई बच्चा किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को कितना एक्सप्लेन कर सकता है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, ये भी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है। तीसरे पर चलते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, डेवलपमेंट रूब्रिक टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की उपलब्धि का, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट आएगा कि हम क्लास को अटेंड करें। विद्यार्थियों की उपलब्धिता का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3 तीनों सही है। चौथे पर चलते हैं, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण। अब यहाँ पर कलात्मक की बात होती है, एक आर्ट है कि बच्चे के अंदर सफाई कितनी है आर्टिस्ट के तौर पर। तो यहाँ पर ये कलात्मक है, बच्चे की कलात्मक से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक मानचित्र बनाने की बात हो रही है, कलात्मक योग्यता की बात नहीं हो रही क्योंकि उसके हाथ में कितनी सफाई है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर नहीं करेंगे। यहाँ टेस्टिंग द आर्टिस्ट की बात हो रही है, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट की, तो हम ऑप्शन 4 पर नहीं मारेंगे। ठीक दोस्तों, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। क्योंकि जो प्राथमिक कक्षा होती है, प्राथमिक कक्षाओं में जो विद्यार्थी होते हैं तो किस प्रकार के वातावरण में सबसे ज़्यादा सीखते हैं, कि किस टाइप का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर प्रभाव पड़े, जल्दी से सीखे। ओके दोस्तों, वहाँ पर कैसा होना चाहिए इन्वायरमेंट, जहाँ शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो कह रहा है कि शिक्षिका एकाधिकारवादी, तो एकाधिकारवादी और हमेशा आदेश देती है, ये हमेशा एक बच्चे को आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आदेश की वजह से और एकाधिकार की वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए
गलत हो जाएगा। यहाँ पर आदेश टीचर हमेशा देगा तो बच्चा बोरिंग महसूस होगा और सही समय पर काम नहीं करेगा, तो ये अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। बी क्या कह रहा है, जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है, मतलब लर्निंग को निर्देशित करें कि बच्चा एक लर्निंग करे, तो यहाँ पर लर्न करने वाली बात नहीं होती है, बच्चे को समझाना है। तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, नहीं, निष्क्रिय की वजह से और लर्निंग की वजह से हम ऑप्शन बी को नहीं टिक लगाएंगे। सी पर की बात कर रहे हैं। सी क्या कह रहा है, मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर पठन कौशल और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंक प्राप्त करने पर जोर दिया, बच्चे को 20 में 20 लाना है, इस पर जोर दिया गया। बच्चा कैसे लाए, इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर भी रॉन्ग लगाएंगे। ए बी सी तीनों सही है। डी पर क्या करें, जहाँ विद्यार्थियों की आगे चलते हैं, सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर बच्चे की क्या है, सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाए, ये प्राथमिक कक्षाओं का बेस्ट इन्वायरमेंट कहलाता है। जहाँ बच्चे का सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो वहाँ पर बच्चा रुकेगा, समझेगा, और बच्चे के लिए जो शिक्षा देने का जो इन्वायरमेंट होता है वो बेटर है। सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही जल्द हम अपना सेट खत्म करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग लाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सी शैली है जो एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो सबसे अच्छा इफेक्ट कौन कौन सा होता है, देखते हैं। इनाम व सज़ा, यहाँ पर इनाम यदि आता है तो हम उस पर टिक नहीं मारेंगे। सज़ा की बात कर रहा है तो यहाँ पर पनिशमेंट नहीं, कोई भी पुरस्कार नहीं देना, कोई भी सज़ा नहीं देनी है, इस टाइप के ऑप्शन पर हम लोग रॉन्ग लगाएंगे। ओके दोस्तों, प्रतिस्पर्धात्मक, यहाँ पर कम्पिटेटिव क्लासरूम नहीं बनाना है, हमें कंपेयर नहीं करना है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करें कि बोलेंगे एक बच्चे से बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, उसने देखो कितना अच्छा काम किया है। तो ऐसा हमें क्लास में नहीं करना है कि बच्चे अपने आप को तुच्छ समझे, कमज़ोर समझे, ऐसा कोई काम नहीं करना। कम्पटेटिव एंड कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन पर हम टिक नहीं लगाएंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी कहता है कोलैबोरेटिव, मतलब सहयोगात्मक अधिगम। हाँ, यहाँ पर एक बच्चा समूह पर कार्य करके दूसरे से हेल्प ले करके काम करे, सहयोग के रूप पर सहयोगात्मक अधिगम की हम प्रोत्साहन देंगे कि एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग की जाती है क्या, सहयोगात्मक अधिगम। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 कह रहा है कि आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। जो आंतरिक है स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण, ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रयोग कर रही है, नहीं ये गलत। अच्छे ग्रेड लाने के लिए केवल एम नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत बोलेंगे हम लोग। दूसरा कह रहा है कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, बच्चा एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। ठीक दोस्तों, कि उसे जिज्ञासा है कि ये काम होगा तो आखिरकार इसका रिजल्ट कैसा होगा, कुछ जानने का उसको इच्छा कर रही है, तो बच्चा मतलब यहाँ पर इफेक्टिव ज़्यादा है। ओके दोस्तों, कि एक विद्यार्थी को कोई काम दिया गया, वो रिजल्ट कैसा होगा उसको जानने के उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने को सकता है। तो हम लोग आंतरिक और स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग टिक लगाएंगे। ए गलत है, बी सही है। सी पर क्या है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे एक क्लास नहीं पसंद है, दूसरा काम वो ज़बरदस्ती होती है, तो वो तो अपने एक बचाव के लिए कर रही है कि हम वो क्लास नहीं लेंगे, हम वो दूसरी क्लास लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डी पर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहिए, मतलब कि अपना काम करके दूसरों को अपना प्रभाव जताना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसलिए गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 कह रहा है कि कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रही है। तो क्या ये सही है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र
विधियों को दर्शाती है। तो हम लोग पहले समझ लिया कि संरचनावादी शिक्षा होती क्या है। जैसे टीचर बोलेगा बच्चों से, कोई टॉपिक दे देता है और टीचर बोलता है बच्चों से आपस में ही चर्चा करो और वाद विवाद करो, कम्युनिकेशन करो, एक दूसरे को समझो। ठीक दोस्तों, तो जब ऐसा एक ज्ञान का आदान प्रदान होता है कि एक बच्चा अपने शब्द बताएंगे उसको जो नॉलेज होगा और दूसरा बच्चा वो अपने अर्थ बताएगा, अपना नॉलेज प्रकट करेगा दूसरे बच्चों के सामने, तो यहाँ पर वाद विवाद की चर्चा की बात होती है। तो इस टाइप की जो क्लास होती है वो संरचनावादी शिक्षा शास्त्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसीलिए गलत है कि विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं, विद्यार्थी अध्यापक जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ाए गए विषय वस्तु बस नोट्स कर रहे हैं, बस चल रहा काम ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। बी क्या है? विद्यार्थी उच्च स्तर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं, मतलब कि उच्च स्वर में जो दिया गया है उसे याद किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। सी पर क्या है? विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी गलत है। ठीक क्या कह रहा है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने और वाद विवाद करने के लिए कहता है या कहती है। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारेंगे। चर्चा और वाद विवाद की बात हो रही है, ये एक संरचनावादी शिक्षा शास्त्र की विधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रूख सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा रवैया रूख सर्वाधिक उपयुक्त है? कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कक्षा में सकारात्मक, यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात कर रही है और समूह की सक्रियता की बात हो रही है। समूह की सक्रियता के लिए सकारात्मक और समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया अच्छा है? तो यहाँ पर पॉजिटिव मतलब बच्चे को प्रोत्साहन, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ही प्रकट करना है और वो समूह पर कार्य करे। मतलब यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि ये बच्चा क्या करेगा? समूह पर कार्य करे और एक दूसरे के बातों को समझे, मतलब मिलजुल कर काम करे, तभी तो पॉजिटिविटी आएगी बच्चों में। तो इस टाइप का हम ऑप्शन ढूंढेंगे यहाँ पर। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि समूह में बातचीत को खंडित, अब यहाँ पर बातचीत को खंडित करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा कह रहा है कि सरल प्रकार्यों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उपसमूहों में विभाजित, यहाँ पर कक्षा को समूह में डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कई ग्रुप बनाए जा रहे हैं और डिवाइड कर रहा है। सी क्या है? समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारेंगे। समस्या का समाधान के लिए बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन जो 28 कह रहा है कि बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा ये दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि बहुधा कुंभकार क्या करता है? कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षक को कुंभकार के रूप में, मतलब शिक्षक को क्या करता है? कुंभकार, मतलब कि शिक्षक क्या है यहाँ पर? कुंभकार है और कुंभ क्या है? विद्यार्थी है। कुंभकार हो गया मतलब कि जैसे मटकी बनाने वाला, और कुंभ हो गया मटकी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कुंभकार हो गया, और जो मटकी है वो कुंभ हो गया, जैसे विद्यार्थी एक कुंभ है। तो एक टीचर करता है कि बच्चों को कैसे ढालता है। ठीक, तो बच्चे को ढालने वाला एक जो टीचर है वो कुंभकार है और बच्चा क्या है? एक मटकी जैसे होती है। ठीक, तो मटकी को जैसा टीचर ढालेगा मटकी वैसे ही बनेगी। जो ज्ञान एक टीचर बच्चों को देगा वो ज्ञान बच्चों के अंदर आता है। तो इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर समस्यावादी इसलिए क्योंकि यहाँ पर टीचर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब यहाँ पर मटकी से नहीं पूछा जा रहा कि तुमको कैसा बनना है, जो मन में आ रहा टीचर को अपने नियम लगा रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है। आज ये नियम लगाया, नहीं समझ में आया, कल दूसरा नियम लगाता है, कभी पनिशमेंट करता है, कभी कुछ करता है, कभी ठोंकता है, कभी बचाता है। तो मतलब यहाँ पर टीचर अकॉर्डिंग है, यहाँ पर शिक्षा का जो केंद्र है वो टीचर को दिया गया है। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये समस्या है। देखते हैं हम ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या समस्या है। ठीक, विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव, यहाँ पर समस्यावादी क्यों, इस पर हम देखेंगे ऑप्शन। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, सही कह रहा है कि विद्यार्थियों के अंदर बहुत से अनुभव होते हैं कि विद्यार्थी क्या करता है? कुछ चीज़ें बाहर से सीखता है, कुछ चीज़ें मतलब समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, स्कूल में सीखता है, और
अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। सही कह रहा है। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। इसलिए समस्या है कि टीचर केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चा दूसरे में क्या है, बच्चे भोले भाले होते हैं, अच्छा कुछ भी डाल दो, तो ऐसा है कहीं कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं कि बच्चे भोले भाले होते हैं, वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऑप्शन में बी में दम नहीं है कि बच्चे भोले भाले होते नहीं। बच्चे के अंदर ज्ञान है, बस हमें केवल बच्चे के अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना है, जागृत करना है। वो एक टीचर से ज़्यादा टैलेंट होता है बच्चा, बस उस टैलेंट को निकालने का काम टीचर करता है। ओके दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लर्निंग में करना है कि कोई भी सामग्री शिक्षक की, बिना शिक्षक के या बिना सामग्री के कोई योग्यता अंदर से निकलेगी नहीं डेवलप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसलिए गलत है। डी क्या कह रहा है कि यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगी। ऐसा नहीं केवल सुनता रहे, टीचर कुछ भी बोलता रहे बच्चा सुन रहा है, टीचर कुछ भी बोले बच्चा सुन रहा है, समझ में आया आना है, बस सुनते रहो, एक दिन एक उद्धार मिलेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जब टीचर बोलता रहे बच्चा सुनता रहे, बच्चे को समझ में तो आना चाहिए। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और एक दो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 29 कह रहा है कि बच्चों के कार्यों में बच्चों के जो कार्य में जो त्रुटियां होती हैं, दूसरों के समझ उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छता दर्शाती है। ऐसा नहीं है बच्चों को बोलना है कि बच्चों के अंदर जो त्रुटियां होती हैं उनका किसी दूसरे से कंपेयर करना है, निम्नता या तुच्छता दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम टिक नहीं लगाते हैं। अब चलते हैं बी सी डी पर। तो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। बच्चों के कार्य में जो त्रुटियां होती हैं क्या दर्शाती है, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। ये भी जरूरी नहीं कि केवल टीचर की ही गलती है कि बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो इसमें टीचर ही केवल यहाँ पर केंद्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती नहीं। यदि बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर की कमी है। यदि पूरी क्लास में सारे बच्चे ने त्रुटियां की, इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे टीचर की कमी है, इसलिए सारे बच्चे एक साथ गलती कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। नहीं, अध्यापक को बच्चों की निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए कि बच्चे गलत कर रहे हैं, त्रुटियां भी की हैं, उनको खुश करने के लिए हम 0 की जगह 5 नंबर लगा दें कि बच्चा खुश रहे, ऐसा नहीं है। अध्यापक को बच्चों के निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को गलतियां बताना चाहिए कि तुमने यहाँ पर गलतियां किया, अगली बार से गलतियां नहीं करना है। बच्चा समझ जाएगा कहाँ पर हमारी गलती है, अगली बार वो समझ जाएगा, अगली बार नहीं समझेगा, फिर एक बार प्रयास करेगा, फिर समझेगा। पर हमें बच्चे को बताना है कि हाँ तुमने गलती कहाँ पे, पोलाइटली पॉजिटिव एनर्जी के साथ देना है उसको अपनी गलती कि तुमने गलत कहाँ पर किया है, तो बच्चे में सुधार जल्दी आएंगे। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चे से विचार विमर्श करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर यह सही है कि बच्चे ने जो कार्य में जो त्रुटियाँ की है, शिक्षक उसको पूरी तरह से विश्लेषण करेगा और बच्चों से विचार विमर्श करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, चर्चा करेगा कहाँ पर सही कहाँ पर गलत है। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का ये। क्वेश्चन नंबर जो 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचन चिंतन का संवर्धन कर सकती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। तो यहाँ पर सहपाठियों से चर्चा करने से बचने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी पर चलते हैं, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। विद्यार्थियों से किसी भी विषय पर क्या बोलेंगे, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करो और के लिए कहना और सवाल पूछना, ये बात पॉजिटिव है। तो हम लोग ऑप्शन बी पर यहाँ पर टिक रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहता है और सवाल पूछने की बात हो रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सी क्यों नहीं सही है, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण, तो ये नहीं सही। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है, केवल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, तो एक लेक्चर जैसा एक क्लास दे दिया गया। तो ये एक माध्यमिक कक्षा में नहीं होता कि केवल एक्सप्लेन कर दिया गया, उसका एक लेक्चर जैसे
लेक्चर दे दिया गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हम लोग टिक करते हैं। डी क्यों नहीं टिक करेंगे? विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने और प्रत्यास्मरण करने के लिए गृह कार्य करना कि चैप्टर खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज जाओ कंप्लीट करके आओ। तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है कि बच्चे को समझ में नहीं आया और एक्सरसाइज वो कैसे करेगा। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी सारे गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है कि यहाँ पर किसी भी विषय में चर्चा करने के लिए कहा जाता है। चर्चा करने के बाद सवाल पूछने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा जागृत होती है बच्चों के अंदर। तो हम लोग ऐसे पॉजिटिव जो ऑप्शन होते हैं उस पर हम लोग टिक करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हमारा यह एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। और कैसा रहा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट, और जल्द ही हम इस पर एक नया वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए और एक नई एनर्जी के साथ आते हैं, और तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद और सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से नमस्कार। ओके दोस्तों।